नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक। इससे पहले हमने अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 के पाठ 3 तक, यानी कि जो हमारा तीसरा चैप्टर है मिठाई वाला, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको वहां तक के जो 3 चैप्टर्स हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब साथ साथ हम अपने व्याकरण को भी लेकर चलेंगे। तो अभी आप जब तक उन 3 चैप्टर्स को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हैं, अच्छे से नोट करते हैं, लिखते हैं, तो हम यहाँ से अपने व्याकरण के टॉपिक को भी आगे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि हम आज शुरू करने जा रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक, जो कि है हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। यानी कि यहाँ पर पहला चैप्टर जो होता है वो भाषा से ही होता है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, भाषा टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये जानते हैं कि जो मनुष्य होता है वो एक सामाजिक प्राणी होता है, यानी कि वो समाज में रहता है। वो अक्सर अपने परिवार, अपने आस पड़ोस, अपने रिश्तेदारों, अपने समाज से या अपने सहकर्मियों के संपर्क में रहता है। और जब वो सभी के संपर्क में रहता है, क्योंकि वो सामाजिक प्राणी है, तो वो उनके साथ अपने विचारों, अपने भावों, अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान भी करता है। अब देखिए, विचारों और भावों के आदान प्रदान का जो माध्यम होता है उसको हम भाषा कहते हैं। यानी कि जिस भाषा जो है वो हमारे भावों और विचारों के आदान प्रदान का एक साधन है। यानी कि इससे हम दूसरों की बात को सुनते हैं, दूसरों को अपनी बात बताते हैं, यानी कि एक दूसरे के विचारों को हम जानते हैं। हम कुछ कहना चाहते हैं, हमारे मन में कुछ बात है, कुछ भाव है, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है, तो वो हम क्या करते हैं, दूसरों को जिस माध्यम से बताते हैं वो भाषा कहलाती है। अब देखिए, जो भाषा होती है, यहाँ पर देखिए एक चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि भाषा भाषा के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, आपके मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है कि जब आप क्या करते हैं, बोलकर, यानी कि आप तरह तरह से, आपने देखा होगा कि आपको इंफॉर्मेशन, आप कोई भी सूचना, कोई भी बात, कोई भी चीज आपको कैसे पता चलती है, कहाँ से पता चलती है, ठीक है ना। या तो आपका फ्रेंड आपको बताता है, या आपकी मम्मी आपको बताती है, या आपके पापा आपको बताते हैं, या आपके पड़ोसी आपको बताते हैं, या फिर न्यूज़पेपर आपको बताता है, या फिर रेडियो आपको बताता है, या फिर टेलीविजन आपको बताता है। तो ये कैसे बताते हैं आप सभी को? मुंह से बोलकर। जैसे अगर आपके पापा आपको बता रहे हैं तो वो कुछ बताएंगे तो वो आपको बोलकर बताएंगे। आपके टीचर बता रहे हैं तो वो बोलकर बता रहे हैं या लिख कर बता रहे हैं। न्यूज़पेपर से अगर आपको कुछ पता चल रहा है तो वो क्या है, लिखित माध्यम है। आपकी किताबें जो आप पढ़ रहे हैं वो भाषा का लिखित माध्यम है, यानी कि वहां पर आप लिखित तरीके से किसी भी इंफॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और वहां से आप जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। तो वो 2 मुख्य रूप आपको बताए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब देखिए, भारत के विभिन्न प्रदेशों में, जो भारत हमारा है, बहुत सारे प्रदेश हैं यहाँ पर जैसे मैंने बताया, हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी, राजस्थानी, तमिल, मलयालम आदि भाषाएं बोली जाती हैं। जो भारत देश है विभिन्नताओं का देश है। और यहाँ पर अभी देखिए, जैसे अगर हम उत्तराखंड में रहते हैं तो यहाँ पर भी लगभग जो है आपको हर क्षेत्र में, अगर आप कुमाऊं मंडल में जाएंगे वहां की भाषा आपको अलग एक तरह से समझ में आएगी। अगर आप गढ़वाल मंडल में जाएंगे वहां पर आपको अलग तरह की भाषा, और उसमें भी आप थोड़े डिस्टेंस पे जाएंगे तो भाषा में आपको हर जगह थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा। तो भारत तो इतना बड़ा देश है और विभिन्नताओं वाला देश है। यहाँ पर अलग अलग तरह के जो लोग हैं, अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं। तो यहाँ पर जो भाषाएं हैं वो भी बहुत सारी हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी, राजस्थानी, तमिल, मलयालम आदि भाषाएं।
आदि यानी कि बहुत सारी और भी भाषाएं हैं जो हमारे भारत देश में बोली जाती है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगी कि भारत में 22 भाषाओं को तो मान्यता प्राप्त है, यानी कि 22 भाषाएं जो हैं जिनमें उनका खुद का साहित्य जो है लिखा जाता है। ठीक है ना। मान्यता प्राप्त भाषाएं जो होती हैं, इसका अर्थ होता है कि वो अपनी खुद की भाषाओं में अपना साहित्य लिखते हैं, यानी कि कोई भी लेख जो होता है उसको लिखते हैं। तो भारत में 22 भाषाओं को तो मान्यता प्राप्त है, और उसके अलावा आप सोच सकते हैं कि कितनी सारी जो भाषाएं होती होंगी, कितनी सारी बोलियां होती होंगी, जो क्षेत्रीय भाषा है वो होती होंगी। तो इस तरह से विश्व में दूसरी भाषा भी बोली जाती है, जैसे अंग्रेजी। अब देखिए यहाँ पर एक जो हिंदी भाषा है हमारी, उसको हम क्या करते हैं, ये भारत के ज्यादातर हिस्से में बोली जाती है, और अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हम वहां पर क्या करते हैं, हिंदी में ही बात करते हैं, यानी कि पहले हिंदी हम बोलते हैं, उसके बाद चाहे वो व्यक्ति किसी भी जगह का हो, हम कोशिश जो करते हैं वो हिंदी में बोलने की। अगर हमें वहां की भाषा की जानकारी है तो हम उस भाषा में बोलेंगे, नहीं तो हम हिंदी में बोलेंगे। और नहीं तो जैसे मैंने आजकल कहा कि विश्व में दूसरी भाषा भी बोली जाती है, यानी कि इस पूरे विश्व में और दूसरी भाषा भी बोली जाती है, जो कि है अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा भी अब कॉमन हो गई है, यानी कि सामान्य तरीके से बोल सकते हैं लोग, सभी समझते हैं। ठीक है ना। तो ये है हमारी भाषा। तो अब मैंने जैसे आपको बताया कि भाषा के रूप, भाषा के रूप, तो भाषा के मुख्य रूप से दो मुख्य रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। क्लास 7 के बच्चे जो यहाँ पर हैं, जीजीआईसी सुल्तानपुर, जीजीआईसी सुल्तानपुर, क्या बच्चे आप मुझे सुन पा रहे हैं? जीजीआईसी सुल्तानपुर हैंड रेज करेंगे बच्चा, एक बार फिर से हैंड रेज करेंगे यदि आप क्लास 7 के बच्चे हैं। क्या आप क्लास 7 के बच्चे हैं? कोई भी एक बच्चा माइक लेगा, क्लास 7 के बच्चे यदि आप हैं तो कोई भी बच्चे। यस मैम, हम 7 क्लास के बच्चे हैं। यस। तो बच्चे यहाँ पे आपको पता है कि 7th क्लास की ही क्लास चल रही है और हिंदी की क्लास चल रही है, और आपकी क्लास में मुझे बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं दिखाई दे रहा है। कोई इधर घूम रहा है, कोई पीछे, देखिए दरवाजे पर बच्चे खड़े हैं, कोई आगे भाग रहा है, कोई पीछे भाग रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। जिसको क्लास में बैठना है वो क्लास में बैठे, जिसको नहीं बैठना है वो क्लास से बाहर जाए। ठीक है ना। आप लोग क्लास में बिल्कुल डिसिप्लिन बनाकर बैठेंगे, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है ना। तो अच्छे से बैठिए क्लास में। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का, आज फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, और जिसका नाम मैंने आपको बताया भाषा। तो देखिए यहाँ पर अभी तक मैंने भाषा के बारे में क्या बताया आपको, भाषा किसे कहते हैं, कौन बताएगा? चलिए एक बार हैंड रेज कीजिए। जीआईसी सुल्तानपुर से। यस, आपको अनम्यूट किया गया है बच्चे। जीआईसी सुल्तानपुर। अभी अभी मैंने बताया कि भाषा किसे कहते हैं। अगर ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे तो यही होगा। ये भाषा का प्राचीनतम, मैम दिख नहीं रहा आपको, मैम आप खड़े हो। एक मिनट। भाषा की परिभाषा, यानी कि क्या है भाषा, मैंने शुरुआत में ही बताया। भाषा किसे कहते हैं? जो मुंह से बोलते हैं। बच्चे, भाषा विचारों का आदान प्रदान है। ठीक है ना। जैसे मैं आपको कुछ बता रही हूँ, आप मुझे कुछ बता रहे हैं, तो ये क्या है कि आप मुझे कुछ बता रहे हैं, मैं आपको कुछ बता रही हूँ, तो ये क्या है, हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा ये जो मनुष्य होता है ये एक सामाजिक प्राणी है। जब वो समाज में रहता है तो उसका परिवार भी होता है, उसका आस पड़ोस भी होता है, उसके फ्रेंड्स भी होते हैं। ठीक है ना। उसके सहकर्मी भी होते हैं। जैसे आप स्कूल में है तो आपके साथ इतने सारे बच्चे हैं, और फिर आपको समाज से भी बात करनी है, आपको आस पड़ोस से भी। तो जब हम इतने सारे लोगों में रहते हैं तो यहाँ पर हमें अपनी कुछ कहनी भी होती है और किसी की कुछ सुननी भी होती है। ठीक है ना। तो इसी का एक माध्यम होती है भाषा। ठीक है ना। विचारों के आदान प्रदान का माध्यम। अभी सभी को याद हो गया ये भाषा क्या है? बोलिए।
यस मैम। गुड। एक बार परिभाषा बता दीजिए बेटा जो मैंने बोला। मैम फिर से एक बार बता दीजिए। भाषा जो है वो विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है, ठीक है ना। सिर्फ एक लाइन में अगर हम कहें तो विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। तो आज हम अपने व्याकरण का फर्स्ट सेशन हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। इसके आगे आपने बहुत सारी चीजें पढ़नी है। अगर आपने आज से ही ध्यान देना शुरू कर दिया, ठीक है ना, अगर आप आज से ही ध्यान देंगे तो आपको व्याकरण बहुत ज्यादा इजी लगने लगेगी। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे हिंदी अच्छा पढ़ लेते हैं लेकिन व्याकरण का ज्ञान नहीं होता। बच्चे इंग्लिश अच्छा पढ़ लेते हैं लेकिन उन्हें इंग्लिश के ग्रामर का ज्ञान नहीं होता, ठीक है ना। तो ये दोनों, व्याकरण क्या है, व्याकरण एक शास्त्र है। आप हिंदी तो पढ़ते हैं लेकिन उसको शुद्ध रूप में कैसे पढ़ें, उसको शुद्ध रूप में कैसे समझें, उसका एक शास्त्र है व्याकरण, ठीक है ना। तो आज हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं अपने व्याकरण की, और आप आगे को इसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने वाले हैं। और ये चीज आज आप क्लास 7 की पहली क्लास में पढ़ रहे हैं, और जब आप क्लास 12 कर लेंगे ना, जब आप क्लास 12 पास आउट हो जाएंगे, उसके बाद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, उसके बाद आप आगे कहीं पर कुछ भी पढ़ेंगे, तब तक ये व्याकरण साथ रहने वाली है। यानी कि व्याकरण आपका लाइफ टाइम साथ नहीं छोड़ती, आपको हर जगह एक तरह से काम आती है, हर जगह आपको ये आपका साथ देती है। तो इसीलिए आपको व्याकरण को ध्यान पूर्वक समझना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो बैठ जाइए बच्चा, वेरी गुड। और रिस्पॉन्स इसी तरह से करें, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप लोग यहाँ से क्लास चल रही है और आप लोग सुन नहीं रहे हैं, हैंड रेज नहीं कर रहे हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं आपकी क्लास में बैठने का। अगर एटलीस्ट आपको मैं जो भी पढ़ा रही हूँ 40 मिनट में, 45 मिनट में, 30 मिनट में, आप उसका 10% भी अगर आपको समझ में आता है, तो फिर इस तरह से आप उसको आगे और समझ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, शुरुआत हमने जहां से की थी, हमने कहा था कि भाषा क्या है। भाषा हमारे भावों और विचारों, मन के भावों को, जैसे मैंने बताया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, और जब वो समाज में रहता है तो उसे बहुत सारे लोगों से डील करनी होती है। एक छोटा बच्चा होता है, तो जब उसको वो शुरुआत में वो तुरंत ही आपका नाम नहीं लेता, वो क्या करता है, वो शब्दों का उच्चारण करना सीखता है। तो हम उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि चलो पापा बोलो, पापा बोलो, मम्मा बोलो, ठीक है ना। और हम सिखाते हैं उसको कि नमस्ते करो, बाय करो, टाटा करो, ठीक है ना। तो क्यों सिखाते हैं, क्योंकि उसको भी आगे समाज में रहना है और ये सब चीजें उसको आगे सीखनी है, ठीक है। तो भाषा है हमारे भावों और विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम, और इसी के माध्यम से हम दूसरों के विचारों को जानते हैं और अपने विचारों को दूसरों को समझाते हैं। उसके बाद मैंने आगे आपको बताया था कि भारत में विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग तरह की जो भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं, और ये मैं आगे आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी इसके बारे में कि कितनी, जैसे मैंने कहा कि हमारे भारत में टोटल 22 भाषाओं को जो है मान्यता प्राप्त है। यानी कि जो 22 भाषाएं हैं वो अपने भाषा में अपना साहित्य लिख सकती हैं। साहित्य लिखना यानी कि अपनी भाषा में अपना जो सब्जेक्ट है, अपने कोर्सेज जो है वो चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा कि भाषा के मुख्य रूप, पहला मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ठीक है। ये जो मौखिक भाषा है ना, ये भाषा का प्राचीनतम रूप है। क्यों इसको भाषा का प्राचीनतम रूप कहा, क्योंकि जब तक मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था, क्या जब मनुष्य आया क्या तुरंत वो लिखना पढ़ना सीख गया, नहीं। वो क्या करा, उसने पहले क्या किया, कुछ आवाजें निकालनी उसने शुरू की। अब देखिए एक छोटे बच्चे का ही हम एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं कि क्या जैसे ही वो बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा हो रहा है, धीरे 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 वो 1 ईयर 2 ईयर का हो रहा है, 3 ईयर का हो रहा है, क्या वो तुरंत ही अपना नाम लिखने लग जाता है या कोई सेंटेंस लिखने लग जाता है, नहीं। क्योंकि उसको तो हम पहले बोलना सिखाते हैं, ठीक है ना, पहले हम उसको बोलना सिखाते हैं, और उसके बाद फिर जब उसका स्कूल में हम एडमिशन करवाते हैं, वहां से हम फिर उसको धीरे धीरे लिखना भी सिखाते हैं।
यानी कि सबसे पहला जो माध्यम है घर से ही, जैसे हमने कहा कि भाषा का ये बहुत ही ज्यादा प्राचीनतम रूप है। शुरुआत से ही जब मनुष्य को अक्षर ज्ञान नहीं था, जब मनुष्य को नहीं पता था कि अ क्या होता है, आ क्या होता है, क क्या होता है, ख क्या होता है, उसको ये चीजें पता नहीं थी, तब भी मनुष्य अपनी भाषा के माध्यम से, कौन सी भाषा, मौखिक भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करता था। आपने देखा होगा क्या चिड़िया जो होती है या डॉगी जो होता है या जो भी एनिमल्स होते हैं, जो काव होती है या और भी जितने भी जानवर होते हैं, वो क्या लिखना पढ़ना जानते हैं? नहीं जानते। वो किससे बातचीत करते हैं? वो अपनी जो उनकी मौखिक भाषा है, जैसे चिड़िया की चू चू है, भले ही हम नहीं समझते, लेकिन उनको उनके बच्चे समझ सकते हैं, उनके जो उनका सर्कल है वो उसे समझ सकता है। ठीक है ना? तो ये क्या है, भाषा का प्राचीनतम रूप है। जब मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, जब मानव को अक्षर ज्ञान नहीं था, तब तक वह अपने विचारों को, अपने बातों को, अपने भावों को बोलकर ही प्रकट करता था। बच्चे क्लास में बैठ जाइए, जो इस क्लास के बच्चे हैं वो बैठ जाइए क्लास में, क्योंकि बाकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। फिर क्लास में बैठ जाइए सारे बच्चे, अपनी अपनी सीट लेकर क्लास में बैठ जाइए अच्छे से। जीआईसी खराड़ी, जीआईसी खराड़ी, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जीआईसी खराड़ी, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एक बार हैंड रेस करेंगे बच्चा, हाथ खड़ा करेंगे। जीआईसी खराड़ी, यस वेरी गुड। लेकिन जिस तरह से आप क्लास में बातें कर रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा कि आप लोगों को आवाज आ रही है। तो देखिए, हमने कहा कि यस जीआईसी सुल्तानपुर, यस बच्चा, कुछ कहना चाहते हैं आप? जीआईसी सुल्तानपुर। मैम लड़के ना शोर कर रही हैं। जो अभी बच्चे आए हैं शांत होकर बैठेंगे। सारे बच्चे 7th क्लास के हैं क्या? मैंने पहले भी कहा है, क्योंकि जिसको अच्छे से पढ़ाई करनी है वो बैठेगा और शांति से बैठेगा, क्योंकि बाकी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और आपको लग रहा होगा कि आप यहाँ से नहीं दिखाई दे रहे हैं या आपको कोई नहीं देख रहा है। आपको सब देख रहे हैं, और अगर आप यहाँ पर शांति बनाकर नहीं बैठेंगे, डिसिप्लिन बनाकर नहीं बैठेंगे, तो आपके स्कूल में कॉल करी जाएगी। ठीक है ना? तो ये आपके स्कूल का नाम लेना या इस तरह से कॉल करना, तो फिर ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बाकी बहुत सारे स्कूल्स आपके साथ है और बहुत सारे बच्चे आपके साथ हैं। तो वो आपका जो डिसिप्लिन है वो हमें सब दिखाई दे रहा है। ढंग से बैठिए, अच्छे से पढ़िए। अगर कुछ ज्ञान आपको अर्जित करने को मिल रहा है तो उसको लीजिए। ठीक है ना? तो भाषा की ये जो मौखिक माध्यम है, ये सबसे ज्यादा प्राचीनतम माध्यम है, और ये तब से है जब मानव को अक्षर ज्ञान नहीं था, मानव लिखना और पढ़ना नहीं जानता था, तब वो बोलकर ही अपने विचारों को प्रकट करता था। ठीक है ना? तो ये है मौखिक भाषा। अब मौखिक भाषा क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा कि जब एक न्यूज रिपोर्टर जो है किसी न्यूज को पढ़ रहा होता है, वो मौखिक भाषा है। जैसे मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो मौखिक भाषा है। जो आपस में बातें करते हैं, किसी भी चीज पर डिस्कस करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो वो मौखिक भाषा है। ठीक है? तो ये है मौखिक भाषा के एग्जाम्पल। उसके बाद आता है हमारा लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? देखिए, जहां पर हम अपने मन के भावों को या किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी बात को लिखकर या पढ़कर हम व्यक्त करते हैं। ठीक है ना? लिखकर या पढ़कर अपने विचारों, अपने भावों को आदान प्रदान करना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ठीक है? अब जैसे आप बुक में पढ़ रहे हैं, ये भाषा का लिखित रूप है। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये भाषा का लिखित रूप है। जैसे आप कोई पत्रिका पढ़ते हैं, ये आपकी भाषा का लिखित रूप है। ठीक है ना? तो अब देखिए, जो लिखित भाषा होती है ना, ये इसको कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे ये आगे गई, ये काफी एक लंबी कहानी है। और इसको क्यों एक तरह से इतना ये महत्वपूर्ण हुई, क्योंकि तब इससे पहले जो मौखिक भाषा थी, उस टाइम पे कोई भी विचार होता था या कोई भी भाव होता था, तो वो क्या होता था, थोड़ी देर के लिए इंसान के माइंड में आएगा, मैंने आपको बताया, आपने उसको बताया, उसने उसको बताया, वो भूल गया, तो यहीं पे खत्म।
लेकिन जब से लिखित भाषा जो है आई, तो तब से इंसान अपने विचारों को, आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो किस कारण से पहुंचे हैं, क्योंकि हमने जो चीजें, आपने देखा कोई भी रिसर्च हुई या कोई भी बात हुई, तो उन सब चीजों को जब लिख कर रखा गया, उसको जब सहेज कर रखा गया, फिर उसको आने वाली पीढ़ी के द्वारा पढ़ा गया, तो तभी तो जाकर आज हम यहाँ पहुंचे हैं। तो लिखित भाषा का अपना अलग महत्व होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर भाषा के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा भाषा के मुख्य दो रूप। देखिए, आपने भाषा के जो सांकेतिक रूप है उनके बारे में भी सुना होगा, ठीक है ना। सांकेतिक भाषा, आपने देखा होगा कि जब आप रेड लाइट पर खड़े होते हैं, ठीक है, तो आपको पता है वहां पर 3 लाइट्स है, रेड, ग्रीन और येलो। जब आपको पता है रेड लाइट जलती है तो इसका मतलब है रुकना, आपको पता है कि ग्रीन लाइट जल रही है तो इसका मतलब चलो, ठीक है, येलो लाइट है मतलब सतर्क हो जाओ कि अब आपको रुकना है, ठीक है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि कई बार इस तरह के एरो का प्रयोग भी किया जाता है, और यहाँ पर लिखा जाता है स्कूल, ठीक है। तो इस तरह से या कोई मंदिर या हॉस्पिटल या आपको इस तरह से लगा दिया जाता है, तो आप समझ जाते हैं कि यहाँ पर यू टर्न है, ठीक है। तो कई बार इस तरह के साइन लगाए जाते हैं, तो यहाँ पर आप समझ जाते हैं कि यहाँ पर पार्किंग नहीं है, तो ये सांकेतिक भाषा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। आप इस तरह से लिखकर जब जहां पर लिखा जाएगा तो वहां पर आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर पार्किंग अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और एरोज लगाए जाते हैं, यू टर्न लगाया जाता है, तो अलग अलग तरह से आपको समझाया जाता है। तो ये होती है आपकी सांकेतिक भाषा। अब आती है बोली। बोली किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, जो बोलियां होती है ना, वो क्या होती है कि जब आप भाषा के क्षेत्रीय रूप को किसी स्पेसिफिक, यानी कि एक क्षेत्र में जो बोली जाती हैं, उनको हम कहते हैं बोलियां, ठीक है। जैसे गढ़वाली क्या है, बोली है, ठीक है। कुमाऊनी क्या है, बोली है। भोजपुरी क्या है, बोली है। मैथिली क्या है, अवधी, मारवाड़ी, ठीक है, ये सब क्या है, बोलियां हैं, क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, ठीक है। जो किसी क्षेत्र में विशेष रूप से क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं, उनको हम कहते हैं बोलियां, ठीक है। अब देखिए, भाषा में एक चीज मैं आपको और यहाँ पर बताऊंगी कि जो हमारी हिंदी है, इसमें हमको मातृभाषा भी होती है, कुछ राजभाषा भी होती है। अच्छा, हमारी हिंदी जो है, क्या वो राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है, कौन बताएगा मुझे। जो हिंदी है उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं या राजभाषा कहते हैं, क्या बता सकते हैं आप। हिंदी को राष्ट्रभाषा कहते हैं या राजभाषा। देखिए, वैसे तो हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे देश में, जैसे मैंने बताया, कोई भी एक ऐसी भाषा, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा वो होती है जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है। लेकिन मैंने आपको उससे पहले ही बता दिया कि हमारे देश में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, यानी कि यहाँ पर जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो है भाषाएं बोली जाती है। हिंदी भी बोली जाती है, एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जाता, बल्कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसको ध्यान से समझिएगा, हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा है। क्या है, हिंदी हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। क्या है, राजभाषा है। कोई अगर आपसे कहेगा कि आपकी राष्ट्रभाषा क्या है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, आप कहेंगे हिंदी हमारी राजभाषा है। क्या है, राजभाषा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जितने भी हमारे सरकारी जो कामकाज होते हैं, जितने भी सरकारी काम होते हैं, वो सब हिंदी भाषा में होते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे भारत के
ज्यादातर क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है, तो इसीलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, राष्ट्रभाषा का नहीं। तो जैसे बोलियों के बारे में मैंने यहाँ पर बताया, तो बोलियां जो है कौन सी होती हैं, जैसे मैंने कहा क्षेत्र विशेष में जो बोली जाती हैं उसे हम बोलियां कहते हैं। ठीक है, अब देखिए भारत की बहुत सारी अलग अलग जो भाषाएं हैं, बोलियां हैं, वो भी आपको यहाँ पर मैं बताऊंगी आगे। और लेकिन उसके बाद जो है आगे हमने और बहुत सारी चीजें यहाँ पर पढ़नी है, तो उनको हम आगे बढ़ते हैं, आगे लेते हैं। देखिए इसमें जो भाषा है ना, बोली जो है, इसमें एक और चीज आती है हमारी, वो है हमारी उपभाषा। ठीक है, इसमें हमारी एक और आती है उपभाषा। बोलियों में ही एक और आती है हमारी उपभाषा। जैसे हमने कहा क्षेत्र विशेष में जो भाषा बोली जाती है उसे हम बोलियां कहते हैं, और ये एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे हमने कह दिया कि जो गढ़वाल में बोलते हैं उसे गढ़वाली कहते हैं, जो कुमाऊं में बोलते हैं उसे कुमाऊनी कहते हैं। ठीक है ना। तो अब जैसे यहाँ पर उपभाषा, उपभाषा क्या होती है, जैसे अगर आप पश्चिमी हिंदी देखें, ठीक है, पश्चिमी हिंदी अगर आप देखें तो उसमें आपको बहुत सारी भाषाएं मिलेंगी, जैसे हरियाणवी, ठीक है, या ब्रज भाषा, इनको कहते हैं हम उपभाषा। ये भाषा की उपभाषा है। ठीक है, यानी कि ये है तो हिंदी की तरह। आपने देखा होगा हरियाणवी भाषा या जो ब्रज भाषा होती है वो हिंदी की तरह होती है, लेकिन उनका जो है एक बोलने का सलीका जो है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो वो हिंदी से ही बनी है, इसीलिए उसको हमने उपभाषा कहा है। ठीक है, कुछ तो होती है बोलियां और कुछ होती है उपभाषाएं। ठीक है, जैसे बुंदेली, जो बुंदेलखंड की तरफ को बोली जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी, अभी तक आपने जाना भाषा के बारे, अभी तक आपने जाना भाषा के बारे में, और भाषा के जो मुख्य दो रूप हैं उनके बारे में, बोलियों के बारे में, उपभाषा के बारे में। और अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे लिपि। ठीक है ना, लिपि किसे कहते हैं। ठीक है, तो भाषा की ध्वनियों को मौखिक रूप से प्रकट करने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है कि लिपि किसे कहते हैं। भाषा की ध्वनियों को, कौन सी ध्वनियां, जो मौखिक रूप से, अब देखिए मैं कुछ बोल रही हूं आपको तो कुछ ध्वनियां मेरे मुख से निकल रही है ना, उन्हीं ध्वनियों को एक तरह से प्रकट करने के लिए, शो करने के लिए, आपको दिखाने के लिए जो कुछ निश्चित से जो चिन्ह एक तरह से निश्चित किए जाते हैं, फिक्स किए जाते हैं, उनको हम कहते हैं लिपि। उनको हम क्या कहते हैं, लिपि। आप देखिए कुछ किसी भी भाषा को जब आप लिखते हैं, अगर आप हिंदी लिख रहे हैं, हिंदी में लिखने के लिए भी आपके किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह जो निश्चित किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। और सभी भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती है। ठीक है, अब देखिए इसको आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, जैसे ये मैंने लिख दिया, और यहाँ पर आप एक लाइन में इसको लिख सकते हैं, उच्चारित, उच्चारित यानी कि जिनका उच्चारण किया जा रहा है। और मैं देख पा रही हूँ कि कोई भी बच्चा नोट नहीं कर रहा है। अभी नेक्स्ट सेशन जब आएगा तो मैं आपसे काफी कुछ चीजें इसमें से पूछूंगी। और ये जो चीजें हैं, जैसे मैंने बताया आज आप 7th क्लास में पढ़ रहे हैं, और आगे आप 12th क्लास के बाद भी, 12th क्लास के बाद भी ये चीजें आपके काम आने वाली है। जो आज आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, जो आज आप ये फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सेशन का, व्याकरण के फर्स्ट सेशन का फर्स्ट लेसन जो आप पढ़ रहे हैं, इसको आप देखेंगे क्लास 12th के बाद, यानी कि जीवन पर्यंत जो लिपि है, व्याकरण है, या अभी आप आगे देखेंगे बहुत सारी चीजें, ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपने पहले भी पढ़ी हैं और आगे भी आपके काम आने वाली है। ठीक है ना। तो उच्चारित ध्वनियों को, और मैं देख पा रही हूँ कि कोई भी बच्चा यहाँ पर नोट नहीं कर रहा है। अगर आपको फेयर में नोट नहीं करना है तो एटलीस्ट आप रफ में नोट कर लीजिए।
उच्चारित ध्वनियों को लिखने के लिए, और ये सब चीजें ना हमको थर्ड फोर्थ में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। लिखने, इस तरह से लिख सकते हैं, लिखने की विधि, क्योंकि ऊपर हमने ये लाइन तो लिखी हुई है, ठीक है। लिखने की विधि लिपि कहलाती है। लिखने की विधि लिपि कहलाती है। उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि, जो आप ध्वनियां उच्चारण कर रहे हैं, जो आप मुख से बोल रहे हैं, उनको जो लिखने की विधि है वो लिपि कहलाती है, ठीक है। अब देखिए बहुत सारी अलग अलग भाषाएं हैं और उनकी कुछ अपनी लिपियां हैं, जैसे संस्कृत, इसको भी नोट करेंगे आप सभी। संस्कृत, मराठी, कश्मीरी, ठीक है, और अंग्रेजी, फारसी या उर्दू, बंगाली, पंजाबी। ये आपको चीजें लर्न होनी चाहिए, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि एक लाइन अभी आप इसके नीचे बड़े बड़े अक्षरों में भी लिखेंगे कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि भी है देवनागरी। मराठी भाषा की लिपि भी है देवनागरी। कश्मीरी भाषा की लिपि भी है देवनागरी। नेपाली भाषा की लिपि भी है देवनागरी। संथाली भाषा की लिपि भी है देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। अंग्रेजी भाषा किसमें लिखी जाती है? रोमन में लिखी जाती है। उर्दू किसमें लिखी जाती है? फारसी में लिखी जाती है। बंगाली किसमें लिखी जाती है? बांग्ला में लिखी जाती है। पंजाबी किसमें लिखी जाती है? गुरुमुखी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण भाषाएं और उनकी लिपियां, ठीक है। और जो हिंदी भाषा होती है उसकी लिपि भी देवनागरी होती है। हिंदी भाषा की लिपि भी देवनागरी होती है, ठीक है ना। तो लिपि क्या होती है? सबसे पहले आप परिभाषा लिखेंगे कि लिपि किसे कहते हैं। तो आप लिखेंगे भाषा की ध्वनियों को मौखिक रूप से प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। और उसके बाद आप एक और परिभाषा, अब इन दोनों में से आपको जो परिभाषा अच्छे से याद होती है उसको आप अच्छे से याद करें। उच्चारित ध्वनियों को लिखने के लिए लिखने की विधि लिपि कहलाती है, यानी कि जो आप उच्चारण कर रहे हैं, जिस ध्वनि का आप उच्चारण कर रहे हैं उसको लिखने की विधि जो है वो लिपि कहलाती है। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी भाषाएं, संस्कृत है, मराठी है, नेपाली है, कश्मीरी है, संथाली है, और भी बहुत सारी भाषाएं हैं। और जैसे अंग्रेजी है, उर्दू है, बांग्ला है, बंगाली है, यानी कि पंजाबी है। तो सबकी जो है अपनी अपनी लिपियां हैं अलग अलग, ठीक है। तो बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जिनकी जो है लिपि देवनागरी है, कोंकणी है, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं आप, जैसे नेपाली या कोंकणी, उनकी लिपि भी क्या है? देवनागरी ही है।
और इसमें आप 2-3 लाइनें छोड़ दें नीचे और कुछ और आगे ये आपके होमवर्क में होगा, कुछ और आप भाषाओं के नाम लिखें और उनकी लिपियों को लिखकर लाएंगे। आप चाहे कहीं से भी लिखकर लाएं, ठीक है। आप अपनी पुरानी व्याकरण की बुक देखें या कुछ जो नई व्याकरण की बुक है आपके पास उसमें देखें, किसी से पूछें, कहीं से ढूंढें, ठीक है। ये आपका होमवर्क है कि कुछ और भाषाओं को आप लिखेंगे और उनके सामने उनकी लिपियां लिखकर लाएंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम इस पर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज हमने जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर डिस्कस की है इस क्लास से रिलेटेड, यानी कि आज का जो हमारा सेशन है इसमें व्याकरण से रिलेटेड। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको चीजें समझ में आई होंगी और कोई भी डाउट अभी तक जो हमने पढ़ाया है उसमें आपको रहा हो तो नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। और आगे के टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं व्याकरण के, तो जरूर आप इसी तरह से रोजाना क्लास अटेंड करें और अपने जो भी डाउट्स हो उन्हें क्लियर करें और इसी तरह से अपना जो अटेंशन है वो क्लास में बनाए रखें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।